लुक 2026 ये हमारी खास सीरीज। जब तक हम 26 में प्रवेश नहीं कर जाते, रोज़ बरोज़ पर बातचीत करेंगे। और इस क्रम में आज हमारे साथ अभय अग्रवाल जी मौजूद हैं। अभय जी प्रणाम, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। ये 2025 खबरें तो बहुत अच्छी अच्छी रही, यकीन मानिए अव्वल दर्जे की खबरें थी। और जब लास्ट बजट स्पीच थी, मैम ने टैक्स काटा, एफएमसीजी स्टॉक्स भागे, फिर रेट कट हुआ, फिर जीएसटी कट हुआ, एडवांटेज मिला 15-20 दिन महीने भर, बट मोर और लेस CY25 एक जुझारूपन था। और ये जुझारूपन शायद आपको बहुत आपकी आशाएं जो है ना वो चरम सीमा पे ले आता है 2026 के लिए। क्या एक साइडवेज कंसोलिडेशन वाले CY25 के बाद इक्विटीज में प्राइस एक्सपेंशन देखते हैं आप? आपका आउटलुक? जी नमस्कार वीरेंद्र जी। देखिए पिछला साल ये जो निकला, पिछला नहीं कहूँगा, अभी भी चल रहा है। तो ये साल निकला कंसोलिडेशन में। और हमने देखा कि जो डोमेस्टिक फ्लोज थे उन्होंने मार्केट को एक कंसोलिडेशन जोन में रखा। पर प्रॉब्लम वीरेंद्र जी ये रही कि पूरे साल एफपीआईज की बिकवाली रही। $18 बिलियन, ऑलमोस्ट मुझे लगता है $19 बिलियन की बिकवाली हो जाएगी। हम ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट करते हैं कि हर साल एफपीआईज का $20 बिलियन का इनफ्लो आए। तो अगर आप उस सिचुएशन में 20 बिलियन के इनफ्लो की बजाय उतना आप आउटफ्लो देखेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो मार्केट है वो ब्रेकआउट नहीं कर पाया अपनी टाइट रेंज से। और मुझे लगता है कि जो एफपीआईज का फ्लोज है वो इसीलिए रुका हुआ है कि ट्रेड डील अभी भी साइन नहीं हुई है। और पिछले 4-5 महीने से चर्चा चल रही है कि अब होगा, होने वाला है, टीम आई हुई है, अब हम जा रहे हैं। पर जैसे-जैसे ये देर लग रही है इसमें, ये कॉन्फिडेंस जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, स्पेशली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, वो थोड़ा हेसिटेशन में है कि क्यों नहीं ट्रेड डील साइन हो रही है। और क्या हम अभी आए और फिर उसके बाद ट्रेड डील साइन नहीं हुई तो क्या यूएस के और कोई टैरिफ लग जाएगा। तो ये एक थोड़ा डर है एफपीआईज के मन में। मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर है ये दारोमदार कि वो कितनी जल्दी ट्रेड डील को साइन करें, किस फॉर्म में साइन करें। और उसके बाद शायद रुपए में भी हम थोड़ा स्ट्रेंथ देखेंगे। काफी नरम रहा रुपए, यूरो के सामने 20% डाउन है इस साल। तो वो भी एक थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी। तो आई थिंक एक एफपीआईज का इनफ्लो स्टार्ट होगा अगले साल। और जो डोमेस्टिक फ्लोज हैं वो इस लेवल पे ही रहे जो कि अच्छे रोबस्ट फ्लोज हैं। तो मुझे लगता है मार्केट डेफिनेटली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा 2026 में। फंडामेंटल कोई कंसर्न नहीं है। मैक्रो, माइक्रो, अर्निंग्स ग्रोथ, बीएफएसआई, बैलेंस शीट्स, बैंक्स की बैलेंस शीट सब एकदम टॉप क्लास हैं इस समय। सो अब सिर्फ फ्लोज की एक जरूरत है मार्केट को ब्रेकआउट करने के लिए। ओके, तो फ्लोज की ज़रूरत है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, नो डाउट अबाउट दैट, जब फ्लोज आएंगे, जब भी कोई फ्लो होता है, चाहे वो डोमेस्टिक फ्लो चाहे वो एक्सटर्नल फ्लो, बाहर से पैसा आए, वो वैल्यूएशंस को तो चेस करता है सर। जहाँ पे कंफर्ट होगा, जहाँ पे ग्रोथ होगी, जो जिस प्रकार का हमें रेट कट मिला, जिस प्रकार का हमें जीएसटी कट मिला, अब इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट तो आपको वो शायद CY25 में नजर आए बाय आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर। सबसे बड़ी ग्रोथ कहाँ देख रहे हैं आप, जहाँ पे उस वो ग्रोथ जो है और स्पेशली जो प्राइस डैमेज हुआ है स्टॉक्स में, उस डिफरेंशियल को सबसे पहले वो पैसा चेज करेगा? बेस्ट टू चेज क्या है 2026 में? आई थिंक बेस्ट टू चेज वीरेंद्र जी, मेरा ये मानना है कि वही एक सेगमेंट है जो जिसने अंडर परफॉर्म किया है 2025 में, वो है स्मॉल एंड मिड कैप। अभी एक साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद किसी को ये बोलना कि देखिए आप का जो रिटर्न बनेगा, मल्टीबैगर बनेंगे, इसी स्पेस से बनेंगे, थोड़ा मुश्किल लगता है। पर जो आपने बात कही कि वैल्यूएशन को चेस करना, मुझे लगता है इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है और इंडिया में वैल्यू ट्रैप्स बहुत सारे हैं। काफी स्टॉक्स ऐसे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप्स, जो वैल्यूएशन बेसिस पे सस्ते लगते हैं पर रिटर्न नहीं बनाते हैं। आप बड़े बैंक्स का नाम ले लीजिए, पिछले
5 साल का मैं डेटा देख रहा था, सबसे बड़ा बैंक जो है हमारा 6.5% की उसकी एनुअल रिटर्न है, जो मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स, इक्विटी इन्वेस्टर्स 6.5% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन से इन्वेस्ट करते हैं। सस्ता है वो हिस्टोरिकल बेसिस पे। आप आईटी सर्विसेज की बास्केट देख लीजिए, कुछ रिटर्न नहीं है पिछले 5 साल से, जबकि सस्ते हो गए हैं सारे। तो इक्विटी में अगर आपको रिटर्न बनाना है, अगर आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट से, इक्विटी पोर्टफोलियो से रिटर्न बनाना है, तो आपको ग्रोथ चेस करना पड़ेगा वीरेंद्र, और ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। मैं ये नहीं कहता कि आप 40, 50, 60 टाइम का पी मल्टीपल दे दीजिए, उसका भी फायदा नहीं है। तो रिटर्न बनेगी उसी मिड कैप, स्मॉल कैप, यंग कंपनी से जो जिन्होंने अपना कैपेक्स साइकिल खत्म कर लिया है, जिनकी अच्छी डिमांड एनवायरनमेंट में है, बैलेंस शीट अच्छी है, और जो रिटर्न रेशियोज हैं अब इंप्रूव हो रहे हैं। दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, नए कस्टमर्स हैं ग्लोबल या इंडियन, उनको चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अभी भी मिड और स्मॉल कैप में है। वैल्यूएशन लोगों को महंगे लगते हैं बनिस्बत लार्ज कैप, पर मुझे लगता है, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि अगले 1, 2, 3, 4, 5 साल में जो रिटर्न्स बनेगी, मल्टी बैगर्स बनेंगे, वो उसी स्पेस से बनेंगे। ओके अभय जी, गुड आफ्टरनून। और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं आप 2026 को लेकर, आपके मुंह में घी शक्कर यहीं से ब्रेकआउट हमें देखने को मिले 2026 में। लेकिन सर अभी आपने कहा कई सारे स्टॉक्स हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेसेस में प्रेजेंट, जहां पर वैल्यूएशन थोड़े लगते हैं लोगों को महंगे, लेकिन वहां से अपसाइड भी आपको काफ़ी नजर आ रहा है। अगर आप उन स्टॉक का नाम ले पाए और बता पाए हमारे दर्शकों को कौन कौन से स्टॉक्स 2026 के लिहाज से रडार पर होना चाहिए। देखिए श्रेया, हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो है वो पब्लिक नॉलेज में है ही, पर अभी आप देखें जो सेक्टोरल हमारा ओवरवेट्स हैं वो फार्मा में ओवरवेट है, क्योंकि मुझे लगता है हमारी जो यंग फार्मा कंपनीज हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, रीओरिएंट करे अपने बिजनेस मॉडल, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस उनके काफी अच्छे हैं पाइपलाइन के। तो और स्पेशली जो सीडीएमओ में जो बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है, कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, ये सारा बहुत बड़ा स्पेस है। तो मुझे लगता है कि एक तो जो जेनरिक कंपनीज हैं, जो लार्ज जेनरिक कंपनीज हैं टिपिकली, वो तो अच्छा करेंगी, पर जो छोटी कंपनी है वो भी मुझे लगता है काफी अच्छा कर सकती हैं। और इसमें दो स्टॉक्स हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, एक है सेनोरिस फार्मा, दूसरा है एक सीडीएमओ कंपनी है विंडलास। तो ये दो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है, पर मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी इससे भी कहीं ज्यादा, आप बड़ी कंपनी एक दिवीज ले लें, और ये मेरी कोई बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर आप दिवीज ले लें जो कि एक लार्ज कैप है, वो भी उसी ग्रोथ कर्व पे है अपने सीडीएमओ बिजनेस की वजह से, जिसमें उन्होंने पिछले 15 साल से इन्वेस्ट किया है। तो आई थिंक जिस कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है इन स्पेसेस में उनको पूरा फायदा मिलेगा। दूसरा मैं देख पा रहा हूँ ऑटो एंसिलरीज, जो हमारा एक सेगमेंट है जो सीवी पीवी डाउन साइकिल की वजह से थोड़ा पिटा हुआ था, अब उसमें भी कई कंपनीज हैं जो अब ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटेंट बन रही हैं, और इसमें काफी अच्छी कंपनियां, जैसे अभी मैं रिसेंटली मिला भी, जो अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं काम कर रहे हैं, पर उन्होंने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑटोज के बियॉन्ड भी डाइवर्सिफाई किया है, जेनसेट्स में जा रहे हैं, पावर ट्रेन में जा रहे हैं। तो एक ऑटो एंसिलरी मुझे लगता है एक ऐसा स्पेस है जो रियली मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड बनेगा। और तीसरा स्पेस है श्रेया, वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, एक एवरग्रीन सेगमेंट है डोमेस्टिक डिमांड के लिए भी और एक्सपोर्ट्स के लिए भी। तो मुझे लगता है ये 3-4 ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पे काफी मिड और स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो इन्वेस्टर्स ढूंढ सकते हैं, जिनमें 20-30% का एनुअल ग्रोथ क्लियरली दिख रहा है अगले 4-5 साल के लिए। ओके फार्मा स्पेस, ऑटो एंसिलरी स्पेस, ईएमएस स्पेस, ये अच्छे लग रहे हैं आपको, और आपने कुछ स्टॉक्स भी बताए। लेकिन अभय जी, हम अक्सर बात करते हैं कि क्या लेना है, किस पर फोकस करना है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी होता है क्या नहीं लेना है और किससे दूरी बना के रखनी है। तो 2026 में कोई ऐसा सेक्टर स्टॉक जो लगता है आपको अंडर परफॉर्म करेगा या फिर वहां से कम उम्मीदें हैं, तो वो कौन सा सेक्टर या स्टॉक होगा सर? आई थिंक श्रेया, 3 सेक्टर्स मेरे दिमाग में आते हैं जैसे आपने सवाल पूछा। उसमें एक सेगमेंट है जो थोड़ा यूनिक है, क्योंकि वहां पे कंपनीज अच्छी हैं, मुझे ग्रोथ की भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, पर वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच्ड हैं। और वो स्पेस है श्रेया जो रिसेंटली लिस्टेड कंज्यूमर टेक कंपनीज कह लें, कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज या D2C कंपनीज कह लें, जो एक शुरू शुरू में जो आईपीओ के बाद
एक फैसिनेशन होता है इन्वेस्टर्स का न्यू लिस्टिंग्स की तरफ के उस जोन में है अभी। तो मुझे लगता है कि ये कंपनीज जो 60, 70, 80 टाइम पी मल्टीपल पे और कहीं उससे भी ज्यादा ट्रेड कर रही हैं इस समय, मुझे लगता है कि थोड़े खतरे के जोन में है प्योरली ऑन वैल्यूएशन बेसिस। तो ऐसा हो सकता है कि अगले साल ये कुछ भी रिटर्न ना दें और थोड़ा एक साइडवेज प्राइस करेक्शन देखें। दूसरा मैं कहता हूं जो आईटी सर्विसेज है, अभी भी उसमें मैं चाहूंगा देखना कि वो वापस ग्रोथ की बात करें, पर जब तक वहां पे ग्रोथ नहीं आता है लार्ज कैप आईटी में, तब तक वो भी एक थोड़ा ऐसा सेक्टर है जो अंडर परफॉर्म कर सकता है मार्केट को। और तीसरा है जो लार्ज कैप एफएमसीजी कंपनीज हैं, जितना डेटा हम देख पा रहे हैं श्रेया, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ 3, 4, 5%, मैक्सिमम 5% की भी होनी मुझे मुश्किल लग रही है लार्ज कैप एफएमसीजी कंपनीज की, क्योंकि रूरल डिमांड इनके प्रोडक्ट्स की अभी भी वीक है और डोमेस्टिक और कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। तो इन दो तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं कहूंगा जो लार्ज कैप एफएमसीजी कंपनीज हैं वो भी अंडर परफॉर्म कर सकती हैं। तो ये 3 सेक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए उनमें। अच्छा, ये आपने रियल्टी का जिक्र किया, इसमें क्या है भाई जी? मैं रियल्टी पे आपसे एक व्यू, आपका डेडिकेटेड व्यू चाहूँगा, क्योंकि मैं तो जो ग्राउंड रियल्टी देख रहा हूँ उसमें ये है कि लो कॉस्ट हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग ड्राई है इस वक्त। रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हैं वो प्रीमियम सेगमेंट में मतलब बेच के खुश हैं, बट वॉल्यूम्स वो जो शायद 2022, 23, 24 में क्रिएट हुए वो मिसिंग है, एंड स्पेशली मेट्रोज में। ऐसे में रियल एस्टेट पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि देखिए एक फेज था सर, 2000 मेरे ख्याल से 9 से लेकर 13 तक प्राइसिंग बहुत स्ट्रांग रही, फिर 13 से लेकर 20 तक साइडवेज हो गया, संघर्ष था वो। फिर उसके बाद 2021 से 25 फिर प्राइस एक्सपेंशन, पर अब फिर साइडवेज। ऐसे में रियल एस्टेट है 2026 की आपकी चॉइस? वीरेंद्र, ओवरऑल एक सिंपल आंसर ये रहेगा कि इस समय मुझे नहीं लगता कि रियल एस्टेट स्पेस में इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत ही कैपेक्स हैवी बिजनेसेस हैं। काफी जो डिमांड है वो इनके कंट्रोल में नहीं है, और ऐसा स्पेस है जहां पे आपको कमिटमेंट पहले करना पड़ता है, पैसा पहले लगाना पड़ता है और रिटर्न बाद में आती है। सो बैंक्स लेंडर्स के लिए अच्छा स्पेस है, पर इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए क्या इसमें अपसाइड है अभी तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। जैसा आपने बहुत अच्छे से जो साइकिल की बात करी, 13 से 20 की, फिर 20 से 25 की, तो ये 7-8 साल की साइकिल में चलता है, और मुझे लगता है कि अब जो अप साइकिल थी वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो रही है। नेम प्लेट बेसिस पे हम पढ़ते रहते हैं कि कितना महंगे करोड़ों में घर बिक गए, पर वो बहुत इक्का दुक्का है। इतना बड़ा देश है, अफोर्डेबल हाउसिंग अलग सेगमेंट है, फिर मिड साइज अलग सेगमेंट है, पर प्रॉब्लम ये है कि अब ये जो सेगमेंट है जो रियल एस्टेट का, वो रेसिडेंशियल स्पेशली, उसके लिए मुझे लगता है वहां पे एक इन्वेस्टर डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए रियल एस्टेट नहीं खरीद रहा है। जो खरीद रहे हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए वो थ्रू जो लिस्टेड रीट्स हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसके थ्रू कर रहे हैं कि जहां पे आपको थोड़ा डबल डिजिट रिटर्न मिल जाए। तो आपका फ्रैंकली कैप वहीं पे है। मुझे नहीं लगता कि इक्विटी जो रियल एस्टेट कंपनीज में इक्विटी में इन्वेस्ट करके, लिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्ट करके डबल डिजिट रिटर्न मिलेगा ओवर नेक्स्ट 3, 4, 5 इयर्स। मुझे उसकी संभावना कम लगती है वीरेंद्र। ओके, रियल्टी स्पेस को लेकर थोड़ा भी आप कॉशियस हैं। अब अग्रवाल जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बताने के लिए, और CNBC आवाज़ के तरफ से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब नववर्ष पर ही आपसे बात होगी सर, और मेरी पूरी उम्मीद है कि आपका 2026 साल अच्छा जाए।